अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इट्स डी कोडेड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। 5 जनवरी के हवाले से आज हम लोग एक मुगल बादशाह के बारे में जिक्र करेंगे। शाहजहां का असल नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम था। उसकी पैदाइश 5 जनवरी 1592 को लाहौर के एक महल में हुई। मुगल सल्तनत के दरबार में पैदा होना एक अजीब सी बात थी। ये एक ऐसी जिंदगी थी जो कि शुरू से शाही थी, लेकिन इस शाही जिंदगी के अंदर एक कहानी छुपी थी जो कि मोहब्बत, धोखे, ताकत और तन्हाई के धागों से बुनी गई थी। शाहजहां का बचपन शाही महलों में गुजरा, जहां हर तरफ सोना, रेशम और रंगो रस की जिंदगी का राज था। मगर इस सुकून और शाहाना तर्ज जिंदगी के नीचे एक बेचैनी भी थी, क्योंकि मुगल ताज कभी भी किसी के लिए महफूज नहीं था। हर वक्त साजिशों का सिलसिला चलता रहता था। शहजादा खुरम ने जवानी तक आते ही अपने हुनर और अकल के सबूत देना शुरू कर दिए। उसके बाप जहांगीर के दरबार में उसका वजीर और सिपा सालार बनने का सफर काफी तेज था, लेकिन उसके साथ ही दुश्मन भी बढ़ने लग गए थे। शाहजहां को हुकूमत का ताज चाहिए था और इसके लिए उसने अपने भाइयों को एक एक करके रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि इसमें एक डर भी छुपा था। वो डर जो हर मुगल शहजादे के साथ पैदा होता था कि अगर वो ताज तक नहीं पहुंच सके तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। 1628 में जब शाहजहां ने ताज संभाला तो उस वक्त मुगल एम्पायर अपनी ओज पर थी। उसके बाप और दादा ने इतनी बड़ी सल्तनत छोड़ी थी कि उसका न सिर्फ हिंदुस्तान पर राज था, बल्कि पर्शिया, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक उसकी हुकूमत थी। मगर ताज संभालते ही शाहजहां को समझ आ गई थी कि ये हुकूमत चलाना इतना आसान नहीं जितना उसको लगता था। एक तरफ तो दरबार के अंदर साजिशें चल रही थीं, तो दूसरी तरफ मुल्क के बाहर बैरूनी हमले और जंगों का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता था। ऐसे में शाहजहां की जिंदगी का सबसे हसीन और साथ ही दर्दनाक हिस्सा थी मुमताज महल से उसकी मोहब्बत। मुमताज, जिसका असल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, एक ऐसी औरत थी जो सिर्फ शाहजहां की बीवी नहीं थी, बल्कि उसकी हमसफर, साथी और उसकी रूह तक का हिस्सा थी। उनकी शादी के बाद मुमताज ने शाहजहां के साथ हर जंग, हर सफर और हर मुश्किल में साथ दिया। कहते हैं कि शाहजहां मुमताज की बात बिना सोचे समझे मान लिया करता था और मुमताज भी हर जगह पे उसका साथ देती थी। मुमताज महल की मौत 1631 में उनके 14वें बच्चे की पैदाइश के दौरान हुई। शाहजहां के लिए एक ऐसे जख्म का सबब बनी जो कभी भर नहीं सका। शाहजहां को मुमताज बेगम की मौत का इतना सदमा था कि उसका दिल एक अजीब सी तन्हाई और दर्द में डूब गया, और इस दर्द का नतीजा था ताजमहल। शाहजहां ने मुमताज की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाने का इरादा किया जो दुनिया में कभी ना देखा गया हो। ताजमहल का काम 22 साल तक चलता रहा और इसमें करीबन 32 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे। अगर आज के दौर की बात की जाए तो ये रकम 1.6 बिलियन डॉलर्स के करीब बनती है। लेकिन ताजमहल की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत पर नहीं थी, इसके नीचे उन मजदूरों का खून भी था जो दिन रात इसका काम कर रहे थे। कहानियां कहती हैं कि शाहजहां ने ताजमहल के कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसा कोई अजूबा तैयार ना कर सके। आज के दौर में ये अचंभे की बात लगती है, लेकिन उस वक्त की शाही हुकूमतों में ये एक आम सी बात थी। इन शाहजहां का जो हुकूमत करने का तरीका था वो दूसरी दुनिया से काफी मुख्तलिफ था। उस वक्त यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था। इंग्लैंड और फ्रांस नए तरीकों से अपनी इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। स्टीम इंजन की इन्वेंशन और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ने वेस्ट को एक नए दौर में दाखिल कर दिया था। मगर शाहजहां और मुगल सल्तनत अपनी लग्जरीज और आर्किटेक्चर्स में इस हद तक मसरूफ थे कि उन्होंने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया कि आने वाला दौर उनके लिए क्या चैलेंजेस लेकर आएगा। यूरोप के लोग अपनी नई डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजीज पर फोकस कर रहे थे, जबकि शाहजहां ताजमहल, आगरा फोर्ट और लाल किला बनवाने में मसरूफ था। एक तरफ वेस्ट अपने लोगों की वेलफेयर पर काम कर रहा था, तो दूसरी तरफ शाहजहां नाच गाने और शाही जश्नों में मसरूफ था। ये वो फर्क था जो बाद में मुगल एम्पायर के जवाल का भी सबब बना। मुगल एम्पायर का आर्किटेक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी मजबूत था, लेकिन उनकी गवर्नेंस काफी वीक थी, और यही वजह थी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुगल एम्पायर को कमजोर कर दिया। जब शाहजहां की तबीयत खराब होने लगी तो उसके घर में से ही बगावत शुरू हो गई। उसके अपने सगे बेटे औरंगजेब ने उससे उसका तख्त छीन लिया और उसे आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। ये कैद एक
ایسی تنہائی تھی جہاں شاہ جہاں سے تاج محل کو دور سے دیکھ سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مرر ہوتا تھا جس سے وہ تاج محل کا عکس دیکھا کرتا تھا، اور اس کی موت ایک عام انسان کی طرح ہوئی جو 7 سال اپنے ہی بنائے گئے قلعے میں قید رہنے کے بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ شاہ جہاں کی کہانی صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک وارننگ تھی۔ یہ وارننگ تھی کہ کس طرح سے طاقت اور شان و شوکت انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ اس نے تاج محل بنوایا لیکن اپنی عوام کی ضرورتوں کو بالکل نظر انداز کر گیا۔ یہ وہی پرابلم ہے جو آج بھی کئی ملکوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج کے لیڈرز بھی اپنے ایک شاہانہ لائف سٹائل میں مصروف رہتے ہیں جبکہ ان کی عوام بھوک اور غربت سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ ویسٹ نے اپنے سسٹمز کو ماڈرنائز کیا، ایجوکیشن پر فوکس کیا اور ٹیکنالوجی کو اپنی ترقی کا ذریعہ بنایا، لیکن ہمارے ملکوں میں آج بھی مغلیہ دور حکومت کا ایک نظام چل رہا ہے جہاں حکومت کا مطلب صرف پاور اور لگژری ہوتا ہے۔ شاہ جہاں کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنے لیڈر سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی ایکسپیکٹ نہیں کرتے تو ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو مغل امپائر کا ہوا تھا۔ شاہ جہاں نے اپنے دور میں محبت کی ایک مثال بنائی، مگر اس کی حکومت کی اصل کہانی اس درد، ظلم اور شان و شوکت کے بیچ کہیں کھو گئی، جو آج بھی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ حکومت کرنے کا مقصد صرف آرام اور آسائش نہیں ہوتا بلکہ اپنی رعایا کا خیال رکھنا بھی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک اور انسائٹ فل ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔